रहीम प्यारे बच्चों, आज हम सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपेटल फोर्स का टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन की बुक जो है नेशनल बुक फाउंडेशन वाली, उसके डायनामिक्स 2 के चैप्टर में कवर हो रहा है। तो हम शुरू करेंगे सर्कुलर मोशन से। सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन क्या होती है? द मोशन of an object in a circular path is known as circular motion। मतलब है एक दायरे में एक बॉडी की हरकत, ठीक है। जैसे ये एक सेंटर है, ये एक सर्कुलर पाथ है। अब देखिए, ये हमारा हाथ है फ़र्ज़ करें, और ये एक स्टोन है जो कि एक धागे के ज़रिए बांधा गया है, ठीक है। ये हम स्ट्रिंग को स्क्रीन उससे शो कर देते हैं, ठीक है। अब ये स्टोन है, ये हमारा हाथ है, हमारा हैंड। अब हाथ के ज़रिए अब पत्थर को घुमाएं तो ये जो स्टोन है इज़ मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं स्टोन टाइड एट द वन एंड ऑफ स्ट्रिंग इज़ मेड टू रोटेट इन ए सर्कुलर पाथ, और दिस काइंड ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या हो गई हमारे पास? स्टोन टाइड एट वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, ठीक है। बाय अप्लाइंग फोर्स we make it rotate in a circular path, ठीक है। अच्छा, अब अदर एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये भी एक सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल क्या है? मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ठीक है। या एक टॉय कार जो कि एक सर्कुलर फैशन में हरकत करती रहती है, ये भी एक सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। चौथी एग्जांपल क्या है? ए बाईसाइकिल, और कार मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गई सर्कुलर मोशन की, ठीक है। अब हम और टॉपिक पढ़ते हैं, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये भी सर्कुलर मोशन ही होती है,
इसकी दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, दो अहम बातें हैं। तो हम कह सकते हैं इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नंबर वन, पहला पॉइंट, स्पीड ऑफ द बॉडी moving in circular path does not change, मतलब रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? चेंज ना होना। ठीक है, ये इसकी पहली बात है। पहली बात क्या है? स्पीड ऑफ द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ डज नॉट चेंज, मतलब कि एक बॉडी जब एक सर्कुलर पाथ मूव कर रही हो, उसकी स्पीड तब्दील ना हो रही हो, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? चले हम एक डिफरेंट कलर से लिखते हैं इसको। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन of body moving in a circular path is continuously changing. Muscles कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना, वो टेंजेंट टू सर्कल। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होती है? टेंजेंट टू सर्कल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फर्ज करें ये बॉडी इस जगह पे है, तो सर्कल के आप जैसी लाइन जा रहे हैं जो कि सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, इसका मतलब है टेंजेंट। तो अब बॉडी जिस जगह भी हो, आप उसको जो है ना उसके ऊपर एक टेंजेंट डाल दें। ये बॉडी इधर है, अब टेंजेंट डाल इसके ऊपर, ये टेंजेंट है, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जो है ना जो स्टोन है जो हम एक स्ट्रिंग के साथ बांध लेते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया है, ठीक है, वो उसकी मोशन भी बिल्कुल इस तरह होती है कि उसकी जो होती है स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया आपको कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड डज नॉट चेंज। और दूसरी बात है डायरेक्शन ऑफ मोशन द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज़ ऑलवेज इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग। ठीक है, तो ये अब हम आते हैं इससे नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, अब है कि
कि व्हाट मेक्स ए बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ। मतलब कौन सी चीज़ है जो बॉडी को एक सर्कुलर पाथ में हरकत करने पर मजबूर करती है, तो उसे हम कहते हैं वो एक फोर्स है। उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या कहते हैं उसे? सेंट्रीपेटल फोर्स। अब इसका क्या मतलब है कि वो फोर्स जो एक बॉडी को सर्कल में घूमने के लिए ज़रूरत पड़े, उसे कहेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल मतलब है कि सेंट्रीपेटल फोर्स इज अ फोर्स दैट is responsible for keeping the object in a circular path and preventing it from moving in straight line tangent to circle। ठीक है, तो क्या है जी? सेंट्रीपेटल फोर्स को हम FC से ज़ाहिर करते हैं। FC इज रेस्पॉन्सिबल टू कीप द बॉडी moving in a circular path। ठीक है, तो वो फोर्स जो बॉडी पे उस वक्त अमल करे जब उसको सर्कल में घूमना हो, तो उसे सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। इसे सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सेंटर सीकिंग फोर्स। इसको हम आगे जाके मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे कि सेंटर सीकिंग का क्या मतलब है। सेंटर सीकिंग फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना, ये भी सेम जो है ना उस तरह है, एक फोर्स है, तो ये मुख्तलिफ जो है ना उस पर डिपेंड करती है फैक्टर्स पे। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स इज़ ए फोर्स दैट कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। ठीक है, वो फोर्स जो एक जिस्म को सर्कल में हरकत कराने के लिए मजबूर करे, हरकत करने के लिए मजबूर करे, उसे सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन में आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, लेट m इज इक्वल टू है मास ऑफ बॉडी। ये वो बॉडी, उस बॉडी का मास जो कि सर्कल में घूम रहा है, मूविंग इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, v इज इक्वल टू यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, और r जो है ना, r ये है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। दूसरा कलर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, r इक्वल टू है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब तो सेंट्रीपेटल फोर्स की मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन क्या होगी? तीन बातें मैं आपसे ना बारी बारी डिस्कस करना चाहता हूँ। 1 2 और 3। सेंट्रीपेटल फोर्स मास ऑफ बॉडी पे, स्पीड ऑफ द बॉडी पे, और जिस पाथ में बॉडी घूम रहा होता है उसका रेडियस। ठीक है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स उतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी जितना बॉडी का मास। पहला
ठीक है, ये पहला पॉइंट है। मतलब क्या है, अगर एक बॉडी का मास इंक्रीज़ करें तो जो हमें सेंट्रीपेटल फोर्स ज़रूरत पड़ेगी उसको घुमाने के लिए, वो एक ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मतलब एक छोटा पत्थर है, उसको घुमाने के लिए अगर एक फोर्स Fc1 ज़रूरत है, तो एक बड़े पत्थर को घुमाने के लिए एक फोर्स Fc2 ज़रूरत है। तो कौन सी फोर्स ज़्यादा बड़ी होगी? Fc2 बड़ी होगी Fc1 से। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है? स्पीड। Centripetal force is directly proportional to square of the body, square of the speed of the body. Centripetal force is directly proportional to square of speed of the body। ठीक है, मतलब क्या है, अगर एक बॉडी की स्पीड इंक्रीज़ हो तो जो ज़रूरत होगी सेंट्रीपेटल फोर्स वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, बल्कि स्केयर टाइम्स होगी। मतलब कि एक बॉडी उसकी वेलोसिटी v1 है तो उसको फोर्स ज़रूरत है Fc1, और एक बॉडी जिसकी स्पीड डबल है वो 2v1 है तो उसको फोर्स कितनी ज़रूरत पड़ेगी? वो 2 का स्केयर क्या होगा? 4, 2 का स्केयर 4, तो 4 टाइम्स होगी वो पहले वाली फोर्स की। ये मैं आपको मैथमेटिकली भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा अब तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपेटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये याद रखें। मतलब क्या है कि जब सर्कल का रेडियस बढ़ाएंगे तो सेंट्रीपेटल फोर्स डिक्रीज़ होगी, क्योंकि देखें ये नीचे लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स is inversely proportional to radius of circular path। ठीक है, मतलब कि एक सर्कल का रेडियस r1 है तो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स क्या है? Fc1। अब अगर हम रेडियस ऑफ सर्कल बढ़ा दें, मतलब कि r1 की जगह हम r2 कर दें, इंक्रीज़ कर दें, तो सेंटीमीटर फोर्स जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब कि डिक्रीज़ हो जाएगी, कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब कि Fc1 बड़ा होगा Fc2 से, क्योंकि R2 बड़ा है R1 से, तो इनका उल्टा रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं कि अब हम इसका लेते हैं। ठीक है ना, तो आपको 3 चीज़ें मैंने बताई हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स किस चीज़ पर डिपेंड करती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग सेंट्रीपेटल फोर्स, वो ये 3 है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि कौन सेंट्रीपेटल फोर्स किन किन चीज़ों से अफेक्ट होती है, तो वो 3 है। वो बॉडी मूविंग सर्कुलर पाथ, स्पीड ऑफ द बॉडी और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं कि ये वो फैक्टर्स हैं जिन पर सेंट्रीपेटल फोर्स डिपेंड करती है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेंट्रीपेटल फोर्स, factors affecting centripetal
सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, अब इसके मैथमेटिकल रिलेशनशिप पे आते हैं। हमने आपको 3 चीज़ें पढ़ाई हैं कि Fc इज़ प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, Fc इज़ प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी। Fc इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब इन तीनों फार्मूलों को आप कंबाइन करें तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला निकलता है मास mv² डिवाइड बाई r। ठीक है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स किसके बराबर है? सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई स्केयर ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी डिवाइड बाई रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, अच्छा अब जो है ना हम छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, हाउ मच सेंट्रीपेटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेक ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kilogram moving in a circular radius of 50 centimeter with a speed of 3 मीटर पर सेकेंड। ये तीनों चीज़ें आपको दे दी गई हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आप देखें मास किलोग्राम में है। ठीक है, अच्छा ये आप याद रखें कि मास ऑफ द बॉडी किस में होगा? किलोग्राम में होना चाहिए। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ मीटर में होना चाहिए और स्पीड किस में होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो मास तो ठीक है किलोग्राम में है, रेडियस आपका सेंटीमीटर में है, तो रेडियस को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 50 सेंटीमीटर है तो 50 और सेंटी क्या होता है? 0.01 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर। अब आप फॉर्मूले इनपुट कर लें से कि Fc क्या किसके बराबर? Fc होता है mv का स्क्वायर डिवाइड बाई r। ठीक है, तो m कितना है हमारे पास? 0.5 किलोग्राम मल्टीप्लाई स्पीड कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस कितना है? 0.5 मीटर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब तो 0.5 किलोग्राम ये कैंसिल हो गया 0.5 से। ठीक है, अच्छा तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, सॉरी पहले किलोग्राम लिख लेते हैं। ये किलोग्राम आ गया पहले यूनिट। ठीक है, और मीटर का स्क्वायर और सेकंड की पावर -1 का स्क्वायर सेकंड की पावर -2 डिवाइड बाई मीटर। ठीक है, तो अब क्या होगा? Fc किसके बराबर हो जाएगी? ये मीटर और मीटर का स्क्वायर काटा तो m बच गया, तो हो जाएगा 9 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 9 और किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्या होता है? न्यूटन। तो Fc क्या रिक्वायर्ड है? Fc रिक्वायर्ड है 9 न्यूटन। ठीक है, ये सिंपल सी एग्जांपल थी जस्ट कि आपने फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है। स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी पहले करना है। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। अब हम डिफरेंट केस स्टडी करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन if speed of a body moving in circular path is doubled? क्या होगा अगर एक बॉडी की
स्पीड को हम डबल कर दें तो सेंटीपेटल फोर्स पे क्या असर होगा। ठीक है, लेट v1 इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी, इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी, m इज इक्वल टू है मास ऑफ बॉडी, r इज इक्वल टू है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ वेलोसिटी तब्दील हम करते हैं। ठीक है, अच्छा, जब स्पीड इज इक्वल टू है v1 तो सेंटीपेटल फोर्स क्या रिक्वायर्ड होगी, m v1 का स्क्वायर डिवाइड बाई r। ठीक है, अब इस तरह करते हैं हम, स्पीड को ना v2 कर देते हैं जो कि पहले वाली स्पीड के 2 टाइम्स है। सवाल में देखें डबल्ड, मतलब कि पहले v1 थी तो अब 2v1 है, तो अब इसमें रिक्वायर्ड सेंटीपेटल फोर्स को हम Fc2 कह देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा m v2 का स्क्वायर डिवाइड बाई r। तो Fc2 किसके बराबर हो जाएगी, m का m, v2 किसके बराबर है, 2v1 के बराबर है, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई r। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, m का m, v1 का स्क्वायर डिवाइड बाई r। तो Fc2 किसके बराबर हो जाएगी, Fc2 किसके बराबर हो जाएगी, 4 m v1 का स्क्वायर डिवाइड बाई r, और ये 4 m v1 स्क्वायर डिवाइड बाई r, ये किसके बराबर है, ये Fc1 के बराबर है। तो Fc2 किसके बराबर हो जाएगा, 4 Fc1। देखें, सेंटीपेटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड। अब अगर स्पीड हुई है डबल, 2 टाइम्स हुई है, तो सेंटीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड 4 टाइम्स होगी। अच्छा, अब व्हाट विल हैपन, अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं, व्हाट विल हैपन इफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज हाफ्ड, आधा कर दिया जाता है। ठीक है, सेम तरीके से चलेंगे कि r1 इज इक्वल टू है इनिशियल रेडियस, इनिशियल रेडियस, r1 है इनिशियली। ठीक है, शुरू में, तो Fc1 किसके बराबर हो जाएगी, m v का स्क्वायर डिवाइड बाई r1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो रेडियस दूसरे वाला r2 है ना, वो r1 का हाफ है, आधा है, तो Fc2 किसके बराबर हो जाएगी, इनिशियल लिखेंगे m v का स्क्वायर डिवाइड बाई r2। ठीक है, तो m की जगह m v का स्क्वायर डिवाइड r2 किसके बराबर है, r1 डिवाइड बाई 2 के बराबर है। ठीक है, तो अब Fc2 किसके बराबर होगी, आप इस तरह करें कि ये जो फ्रैक्शन वाला साइन है ना, इसको आप मल्टीप्लिकेशन में तब्दील कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा m v का स्क्वायर वैसे आ गया। ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लिकेशन तब्दील करेंगे तो ये 2/r1 हो जाएगा। देखें, डिवीजन को आपने मल्टीप्लिकेशन में तब्दील किया तो r1 डिवाइड बाई 2/r1 हो जाएगा। तो Fc2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 का 2 आ गया ये, और m v स्क्वायर डिवाइड बाई r1। तो Fc2 किसके बराबर हो जाएगा आपका, 2, और ये किसके बराबर है, m v स्क्वायर ओवर r1, ये Fc1 के बराबर है, तो ये 2 Fc1 हो जाएगा।
मतलब कि सर्कल के रेडियस को हाफ कर दें तो सेंटीमीटर डबल हो जाए, 2 टाइम्स हो जाए। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। व्हाट विल हैपन इफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज डबल कर दिया जाए। ठीक है, मतलब कि R1 इनिशियल रेडियस है। ठीक है, तो FC1 क्या होगा? FC1 हमारे पास हो जाएगा mv स्क्वायर डिवाइड बाई R1। हम इधर m और v को नहीं तब्दील कर रहे, सिर्फ रेडियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सही है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि चूंकि हमें रेडियस को डबल करना है तो R2 किसके बराबर हो जाएगा? 2R1। तो FC2 किसके बराबर हो जाएगी? mv का स्क्वायर डिवाइड बाई R2। FC2 किसके बराबर हो जाएगी? mv का स्क्वायर। R2 किसके बराबर है? 2R1 के बराबर है। ठीक है, तो FC2 किसके बराबर हो जाएगी? ये 1/2 जो है ना, ये इसको अब ना साइड पे कर लें, ये 1/2 हो गया। मल्टीप्लाई अब कर लें ये सारा फैक्टर, ये क्या है? ये है mv स्क्वायर डिवाइड बाई R1। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, FC2 इक्वल टू हो जाएगा ये। अब ये किसके बराबर है? mv स्क्वायर और R1, ये FC1 के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 FC1। मतलब है कि FC2 किसके बराबर हो जाएगी? FC1 डिवाइड बाई 2। देखें कि हमने रेडियस को क्या किया है? डबल कर दिया है। तो सेंटीपेटल फोर्स क्या है? डिक्रीज हुई है। क्यों? R इंक्रीज हुआ है तो FC डिक्रीज हुई है, क्योंकि FC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू सेंट्रीपेटल फोर्स टू centripetal force if number 1 speed is doubled, स्पीड डबल की जाती है, and radius is also doubled। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। अब पहले वाले केस में इनिशियल क्या होगा? इनिशियल स्पीड क्या होगी? v1 होगी, और रेडियस सर्कल पाथ क्या होगा? R1 होगा। तो रिक्वायर्ड सेंटीपेटल फोर्स क्या होगी? FC1 इज इक्वल टू mv1 का स्क्वायर डिवाइड बाई R1। ठीक है, ठीक है, इकराम समझ आ रही है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हमने क्या करना है? स्पीड को डबल करना है। तो v2 किसके बराबर हो जाएगी? v2 हो जाएगी, हमने स्पीड को डबल करना है तो v2 हो जाएगी 2v1, और रेडियस को हमने डबल करना है तो R2 बराबर हो जाएगा 2R1 के। तो इन दोनों कंडीशंस को हम फुलफिल करते हुए फार्मूला ड्राइव करेंगे नेक्स्ट। तो FC2 किसके बराबर हो जाएगी? इनिशियली mv2 का स्क्वायर डिवाइड बाई R2। ठीक है, अब आप पुट करें तो FC2 किसके बराबर हो जाएगी? FC2 किसके बराबर हो जाएगी? m का m, और v2 क्या है? 2v1 है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर आप करें, ये इस जगह से देखें आप। ठीक है, और डिवाइड बाई हो जाएगा R2 क्या है? 2R1 है। तो अब इसे आप सॉल्व करें, m मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, v1 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2R1। ठीक है, अब इसे आप मज़ीद सिंपलीफाई करें। FC2 किसके बराबर हो जाएगी? m, ये 2 वाली टेबल, ये 1 और ये 2 दफ़ा। ठीक है,
तो ये जो टू है ना, ये टू इसको हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे। और m का m v1 का स्क्वायर डिवाइड बाई r1, तो FC2 किसके बराबर हो जाएगी 2, और ये चीज़ किसके बराबर है mv1 स्क्वायर डिवाइड बाई r1, ये FC1 के बराबर है ये, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2FC1, मतलब है कि स्पीड को डबल करें, 2 टाइम्स करें, और रेडियस को भी आप 2 टाइम्स करें, तो सेंट्रीपेटल फोर्स फिर भी इंक्रीज होती है 2 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, अब हम ने काफ़ी सारी एग्जांपल कर लिए। अब हम सोचते हैं कि जहाँ पे फोर्स होती है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, जहाँ पे फोर्स होती है वहाँ पे एक्सीलरेशन होता है। तो क्या जहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स होगी वहाँ पे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो हम इसको ड्राइव करते हैं। अब देखें कि 2 चीज़ें थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, एक थी स्पीड और दूसरी थी डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अब क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट होती है। क्या होती है? स्पीड इज़ कांस्टेंट। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स सर्कुलर मोशन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द बॉडी डज नॉट स्पीड अप और स्लो डाउन। बॉडी की स्पीड न इंक्रीज होती है न डिक्रीज होती है along the circular path during its circular motion. However, the speed is constant. Although speed is constant, the velocity is changing. और velocity क्यों change हो रही है? Because of the direction of motion of the body is continuously changing. ठीक है, को बताया था कि जब एक बॉडी सर्कल में हरकत कर रही होती है तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है वो टेंजेंट टू सर्कल होती है। मतलब कि एक जहाँ पे बॉडी होता है, अब उस पर एक टेंजेंट डालें ऐसे जो सिर्फ सर्कल को ऐसे टच करे, उस चीज़ को कहते हैं टेंजेंट। अब बॉडी अगर फ़र्ज़ करें इस जगह पे है तो इस पर आप टेंजेंट डालें, टेंजेंट ऐसे हो जाएगा। तो देखें हर जिस पॉइंट पे भी बॉडी पहुँचेगा इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है ना वो तब्दील हो रही है। देखें इस पॉइंट पे करें आप तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन तब्दील हो रही है, हर पॉइंट पे तब्दील हो रही है। अब देखें, अब वेलोसिटी में ना 2 चीज़ें होती हैं। वेलोसिटी में क्या होती हैं? 2 चीज़ें। नंबर 1 होती है स्पीड और दूसरी होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब स्पीड तो है कांस्टेंट लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन तब्दील हो रही है, तो इस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग, वेलोसिटी इज़ ऑलवेज चेंजिंग, कंटिन्यूसली चेंजिंग। तो जहाँ पे चेंज वेलोसिटी होता है वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है। जब भी वेलोसिटी तब्दील होती है एक्सेलरेशन पैदा होता है, चाहे वो स्पीड की वजह से हो चाहे वो डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से हो। तो अब न्यूटन के कानून को आप अप्लाई करें। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? F इज़ इक्वल टू ma। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? फोर्स इज़ इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो अब अगर ये सेंट्रीपेटल फोर्स है तो ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हो जाएगा।
लगे सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो अब इसके अंदर पुट कर दें एफ सी इक्वल टू क्या है, एम ए सी है, ये सी का मतलब है सेंट्रीपेटल, ठीक है। तो एफ सी अब कर लें ऐसे, एम ऐसे कर लें, ठीक है। और एफ सी किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर डॉट बाई आर है। ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, इनको अब इक्वल कर लें। तो एफ सी इज इक्वल टू एफ सी, ये एफ सी किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये एफ सी इसके बराबर है। तो करें आप, शाबाश। एम मल्टीप्लाई सेंटीपेटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो दोनों तरफ क्या होगा, एम एम कैंसिल कर दें। तो सेंटीपेटल एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो क्या मतलब है कि क्या सेंटीपेटल फोर्स, सेंटीपेटल एक्सेलरेशन मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है। आपको फार्मूले में मास ऑफ बॉडी नज़र आ रहा है, नहीं। सेंटीपेटल एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉडी। और सेंटीपेटल फोर्स उतना ज़्यादा होगा जितनी ज़्यादा स्पीड होगी। सेंटीपेटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड, जैसे सेंटीपेटल फोर्स था। और सेंटीपेटल एक्सेलरेशन इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये दो बात याद रखें, इसमें मास नहीं है बस, बाकी हर इसका रिलेशनशिप बिल्कुल सेंटीपेटल फोर्स की तरह है, ठीक है। चलें अब हम जो है ना आपको इंतहाई जो है ना एक एप्लीकेशन ऑफ सेंटीपेटल फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स की एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करवाते हैं कि सेंटीपेटल फोर्स के मैथमेटिकल रिलेशन को यूज़ करते हुए ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और सैटेलाइट मूविंग इन सर्कुलर पाथ कैसे मालूम कर सकते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम यूज़ करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि दो बॉडीज़ हैं, एक m1 है, एक m2 है, ठीक है। और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है r। तो ये एक दूसरे पे कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, g मल्टीप्लाई m1 मल्टीप्लाई m2 डिवाइड बाई r का स्क्वायर, ठीक है। और g एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या, g की वैल्यू क्या होती है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आपकी बुक में से हम एक और सेंटीपेटल फोर्स का फार्मूला क्या है, वो है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ये दो मैथमेटिकल रिलेशनशिप हम यूज़ करते हुए ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। पहले एग्जांपल लिखते हैं। ये एग्जांपल फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जो नई किताब आई है, नेशनल बुक फाउंडेशन वाली एंड एनसीपी, उसकी चैप्टर डायनेमिक्स 2 में क्वेश्चन नंबर 5 है। इन एक्सरसाइज न्यूमेरिकल एग्जांपल, न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस में, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन, ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट
सॉरी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स घूमता है, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ बस ये लास्ट एग्जांपल है, फिर इंशाल्लाह लेक्चर ख़त्म करते हैं। इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,000 किलोमीटर फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट at this point, at this height। ठीक है, चलें पहले क्वेश्चन समझते हैं। दिस इज अर्थ, ये क्या है, अर्थ है, ठीक है। और इसके गिर्द ऐसे एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है कि ये एक फ़र्ज़ का ज़मीन का एक पॉइंट है जो इसके सामने है सैटेलाइट के। तो जैसे जैसे ज़मीन घूमती है स्टेशनरी सैटेलाइट बिल्कुल इसके सामने ऐसे बिल्कुल इसी पॉइंट के सामने। ज़मीन के लिहाज से ये स्टेशनरी होता है, मतलब कि इट लुक्स दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ स्टेशनरी बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ। they are stationary with respect to each other, there is no relative velocity, ठीक है, ज़ीरो है, रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो है इनकी, उसे जियो स्टेशनरी कहते हैं, ठीक है। तो जिस स्पीड पे ज़मीन घूम रही होती है उसी स्पीड से ये घूम रहा होता है। ज़मीन अपने गिर्द जो चक्कर मुकम्मल करती है वो 24 आवर्स में मुकम्मल करती है, तो ये भी ज़मीन के गिर्द चक्कर 24 आवर्स में ही मुकम्मल करता है। तो जो है ना, जितने टाइम इसको लगता है उतना ही उसको लगता है, ठीक है। तो हम मज़ीद अभी कैलकुलेशन आगे करते हैं। अब आपको बताया था ये कौन कौन से इसमें बॉडीज़ हैं। एक है अर्थ, इसका मास है ME। एक है सैटेलाइट, इसका मास है MS। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक ये एक दूसरे पे कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे, G(m1 × m2 / r)। अच्छा, अब ये R जो है इसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे कि इधर से इधर तक ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, और इधर से लेके इधर तक ये फासला है 42,000 किलोमीटर, ठीक है। R का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। अच्छा, अब टोटल फासला कितना हो जाएगा आप खुद बताएं, मैं इधर कैलकुलेट करता हूँ। देखें, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। तो ये जो फोर्स है ना सेंटर ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो ये जो डिस्टेंस होता है बॉडीज़ के सेंटर के दरमियान में होता है कि एक बॉडी के सेंटर से लेकर दूसरे बॉडी के सेंटर तक, ठीक है। तो इन दोनों का सेंटर क्या हो जाएगा, ये अर्थ का सेंटर ये हो गया, तो इसका इस सरफेस तक फासला कितना हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ, ये एक फासला हो गया। फिर इसके सरफेस से कितनी हाइट पे है सैटेलाइट, 42,000 किलोमीटर। तो टोटल फासला कितना हो जाएगा, टोटल फासला R हो जाएगा। और R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 42,000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये बस अब आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक फार्मूला क्या बनेगा, FC का फोर्स का, ये G का तो G आएगा मल्टीप्लाई, पहला मास कौन है, फ़र्ज़ करें मास ऑफ सैटेलाइट है, मल्टीप्लाई दूसरा मास M2 क्या है, मास ऑफ अर्थ है, डिवाइड बाई इनके दौरान डिस्टेंस कितना है, वो है RE प्लस 42,000 किलोमीटर, ठीक है। मतलब कि आप इसको कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें, इसको आप हाइट लिख लें, चलो इसको आप हाइट लिख लें, हाइट, ठीक है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
अब आप वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास, चले वैल्यूज पुट ना करें अभी आप, ये एक इक्वेशन 1 हो गई। अब सेटेलाइट जो है ना मुसलसल घूम रहा है ज़मीन के गिर्द, तो ये बग़ैर सेंटीपेटल फोर्स के घूम सकता है? नहीं। तो इसको जो सेंटीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड है वो कितनी है? इसका मास ऑफ सेटेलाइट मल्टीप्लाई इसकी ऑर्बिटल स्पीड का स्क्वायर डिवाइड बाई जितना फासला है, वो फासला कितना है? आर ई प्लस एच डिवाइड बाई आर होता है, इधर स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाते हैं। ग्रेविटेशनल पुल जो होता है ना, ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंटीपेटल फोर्स। तो ये दोनों फोर्सेस क्या होती हैं? बराबर होती हैं। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ सी इज इक्वल टू एफ के बराबर हो जाएगा। तो एफ सी क्या है? मास ऑफ सैटेलाइट मल्टीप्लाई इसकी स्पीड का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना ये ज़मीन के सेंटर से दूर है, और इधर क्या है? जी मल्टीप्लाई, ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं ना, मास ऑफ सैटेलाइट मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच, जो कि टोटल डिस्टेंस बनता है इसका स्क्वायर। अब आप इनको कटाएं, ये ख़त्म, ये इसके साथ ख़त्म, और ये एक चीज़ है, ये और ये इसके रेडियस स्क्वायर के साथ कटा तो बाकी क्या बच जाएगा? एक बच जाएगा। तो वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? जी मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई आर ई प्लस एच। अब स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, ठीक है। तो v किसके बराबर हो जाएगा? रूट जी मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई आर ई प्लस एच। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करें तो स्पीड ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट क्या होगी? 6 जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू क्या है? 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ क्या होता है? 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम, और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है? आर ई की क्या वैल्यू होती है? 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर, और हाइट कितनी है? 42,000 किलोमीटर। तो अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम डिवाइड बाई 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर प्लस 42,000 किलो की जगह आप लिख लें मल्टीप्लाई 10⁻3 और मीटर का मीटर, और इसका लिखें आप स्क्वायर रूट। जब आप इसको हल करेंगे तो आपके ऑर्बिटल स्पीड की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2.88 किलोमीटर पर सेकंड। ये आप कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेशन पहले की हुई है, इधर कैलकुलेशन करने का फ़ायदा नहीं है। सेकंड मेथड कि स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। स्पीड किसके बराबर होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब स्पीड को v से ज़ाहिर कर लें तो डिस्टेंस को किससे ज़ाहिर करेंगे? s, और t को टाइम से। अब ये अर्थ है, ठीक है, और एक सैटेलाइट इसकी गिर्द घूम रहा है, ठीक है, और ये कितना, इसका रेडियस, इस पाथ का रेडियस कितना बनेगा? 42,000 किलोमीटर, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर होगा। ये जो टोटल डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर ये एक चक्कर में ये इधर तक, इधर शुरू करता फिर इधर आता है, तो ये कितना फासला लगाता है? 2πr, और इसमें r कितना है? अब इसमें आपने ज़मीन के सेंटर से नहीं लेना, सिर्फ ज़मीन की सरफेस से लेकर सेटेलाइट तक जितना फासला है वो 42,000 किलोमीटर है। इसका डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई पाई कितना होता है? 3.141 कर लें, मल्टीप्लाई रेडियस कितना है? 42,000
उसके बाद क्या होगा, देखिए टाइम है, तो टाइम क्या होगा, टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए। क्या, अब ज़मीन अपने गिर्द कितने टाइम में चक्कर मुकम्मल करती है, 24 आवर में, ठीक है। और 24 की जगह 24 लिखे, आवर की जगह आप 60 मिनट लिख लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 × 60 × मिनट। अब फिर आप लिखें 24 × 60 और मिनट की जगह फिर आप लिख लें 60 सेकेंड। तो टी कितना हो जाएगा, 24 × 60 सेकेंड। तो टी कितना हो जाएगा, 86,400 सेकेंड। तो अब आप इस फार्मूले में पुट कर दें इसे, तो आपका टोटल जो होगा ना वी किसके बराबर होगी, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना निकला है आपका, ये डिस्टेंस है आपका, ये 2πr, ठीक है। 2 × पाई 3.141 मल्टीप्लाई रेडियस कितना था 42,000 मल्टीप्लाई किलोमीटर है तो 10⁻³ और मीटर का मीटर डिवाइड बाय टाइम कितना है 86,400 सेकेंड। तो इससे स्पीड कितनी निकलती है 3.055 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी एक हल करने का तरीका है, एक सिंपल फार्मूले से। कौन से फार्मूले से हमने शुरू किया, डिस्टेंस बाय टाइम से। और डिस्टेंस किसके बराबर होता है, एक सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस किसके बराबर होता है 2πr के, मतलब सरकमफेरेंस सर्कल के। तो जो ऊपर हमने न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ को यूज़ करते हुए, इसको यूज़ करते हमने सेंट्रीपेटल फोर्स के रिलेशनशिप को यूज़ करते हमने ऑर्बिटल स्पीड निकाली है, ठीक है। और इधर हमने अल्टरनेट जो मेथड किया है सेकंड मेथड, उसमें हमने रिलेशनशिप यूज़ किया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और डिस्टेंस क्या है 2πr, 2 × पाई × रेडियस ऑफ पाथ, ठीक है ना। तो ये है सरकमफेरेंस सर्कल, क्योंकि पाथ सर्कुलर है ना। अच्छा, अब इसमें टोटल टाइम आप सेकंड में निकालेंगे, तो स्पीड जब निकालेंगे तो वो भी तकरीबन वही जवाब है कि ये दोनों तरीक़ों से आप ये ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। माय नेम इज़ शफीकुल्ला, आई एम प्रिंसिपल मंजूर हुसैन स्कूल ऑफ साइंस, डेर इस्माइल ख़ान, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।